कृपया सभी लोग सामने आ जाए और भाई साहब का उद्बोधन शांतिपूर्वक सुनिए। ये आप लोग इधर पीछे आ जाइए, पहले कृपया सब लोग सामने आ जाइए। ये मंच से इधर वाले सब सामने आ जाइए, सामने जाइए। ये जो पंडाल के बाहर है जो लोग, वो कृपया पंडाल के अंदर आ जाइए। जो लोग पंडाल के बाहर है कृपया अंदर आ जाइए और सब लोग आगे आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा के चरणों में नमन करते हुए श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 1955 में जिस संगठन की स्थापना की और जिस उद्देश्य के साथ की कि श्रमिकों के लिए श्रमिकों द्वारा चलाए जाने वाला संगठन, ऐसा विश्व का प्रथम क्रमांक का संगठन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आउटसोर्स की मांगों को लेकर आज इस एक दिवसीय प्रदर्शन में मंच पर उपस्थित हमारे आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शिवराजपूत जी, हमारे ठेका श्रमिकों के भारतीय मजदूर संघ की ओर से जो निरंतर समस्त विभागों के ठेका कर्मचारियों को एकत्र करके उनका समस्याओं का समाधान हो, ऐसी संवेदनशीलता से कार्य कर रहे हमारे प्रदेश के मंत्री राजन नायर जी, आउटसोर्स कर्मचारियों की मध्य प्रदेश में आवाज बन चुके हमारे युवा साथी राहुल मालवीया जी, भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख श्रीमान अजय उपाध्याय जी, गोपाल जामलिया जी, कमलेश नागपुरे जी और विभिन्न विभागों में आउटसोर्स का नेतृत्व कर रहे प्रकाश जी, आशीष जी एवं मंच पर उपस्थित आउटसोर्स एवं अन्य आउटसोर्स संगठनों के प्रतिनिधि साथियों, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा प्रदेश से 55 जिलों से कोने कोने से पधारे मेरे आउटसोर्स भाइयों बहनों, हमें ज्ञात है कि पूर्व के वक्ताओं ने आउटसोर्स की किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं हैं विस्तार से इसका उल्लेख किया है। भारतीय मजदूर संघ चाहे वो केंद्र स्तर की बात करें, प्रदेश की बात करें या जिलों में बात करें, निरंतर यह बात करते आ रहा है कि न्यूनतम वेतन से काम नहीं चलेगा, लिविंग वेज देना पड़ेगा। लिविंग वेज ही सुनिश्चित कर पाएगा कि हमारे जीवन यापन, हमारे परिवार चलाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। मैं नायर जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक एक क्या क्या घर के दैनंदिन खर्चे होते हैं उनका विस्तार से उल्लेख किया, और हम सभी के ध्यान में ये आ रहा है कि आउटसोर्स साथी किस प्रकार से अपने घर चलाने का, जीवन यापन का काम कर रहे हैं, किन किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है, मुझे अब ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं मध्य प्रदेश सरकार की बात करता हूं तो भारतीय मजदूर संघ ने सर्वप्रथम जब उज्जैन का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में तय किया कि लंबे समय से जो आउटसोर्स कर्मचारी जो न्यूनतम वेतन से गवर्न होते हैं, न्यूनतम वेतन के लिए जो बोर्ड निर्धारित है, बोर्ड गठित है, जो बोर्ड सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में वेतन का पुनरीक्षण हो। तो ये देखा गया कि 2019 से वेतन का पुनरीक्षण नहीं हुआ, लगभग 10 वर्ष हो गए थे। तो भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक बात पहुंचाई गई कि तत्काल न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण किया जाए, और सरकार ने भारतीय मजदूर संघ की मांग मानते हुए न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण किया। लेकिन ये कहते हुए बड़ा खेद होता है कि आज जो उद्योगपति हैं, उन उद्योगपतियों को ये न्यूनतम वेतन भी ज्यादा लगता है, तो कुछ अनैतिक उद्योगपति न्यायालय में इस विषय को लेकर गए कि न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ना चाहिए, और सरकार पर भी दबाव बनाने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का,
कि उन्होंने भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट कहा कि आपको श्रमिकों के पक्ष में कोर्ट में भी मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और भारतीय मजदूर संघ स्वयं इंटरवीनर के रूप में न्यायालय में श्रमिकों का पक्ष रखने का काम किया। परिणाम ये हुआ कि जो अनैतिक उद्योगपति थे, जो साम दाम दंड भेद सब का उपयोग करते हुए ये चाह रहे थे कि न्यायालय से उनके पक्ष में बात जाए, तो मैं समझता हूं श्रमिकों का काम करना ईश्वरीय काम है। तो जब अच्छा काम करने निकलते हैं, ईश्वरीय काम करने निकलते हैं, तो ईश्वर भी साथ देता है और भारतीय मजदूर संघ की वहां विजय हुई और वेतन पुनरीक्षित हुए। फिर उन्हीं उद्योगपतियों को ये लगा कि हम एरियर खाने का काम करें, तो मैं समझता हूं कि आज किसी भी विभाग में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा होगा जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के एरियर का भुगतान नहीं हुआ। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है। भारतीय मजदूर संघ का स्पष्ट मानना है कि प्रत्येक 5 वर्ष में वेतन पुनरीक्षण हो और अभी भी 2024 का वेतन पुनरीक्षण अभी बाकी है, तो 2024 का वेतन पुनरीक्षण भी हम शीघ्र लेकर रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आज मोटा मोटा हम देखें तो विभागों में 3-4 प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं। एक नियमित कर्मचारी है जिसके वेतन ठीक हैं, सारी सुविधाएं हैं, टर्मिनल बेनिफिट के नाम पे पेंशन है, अन्य सुविधाएं हैं। दूसरी तरफ संविदा कर्मचारी है, तो संविदा कर्मचारियों के लिए भी भारतीय मजदूर संघ ने अग्रणी भूमिका निभा के उनके लिए एक नीति बनवाने का काम किया और संविदा नीति 2023 पूरे मध्य प्रदेश में लागू हुई। लाखों संविदा कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा और वेतन ठीक करने का काम हुआ। जिन संविदा कर्मचारियों की 15 से 20 हजार वेतन थी, आज आप देखेंगे तो 30 से 40 हजार वेतन न्यूनतम हुई है। और संविदा कर्मचारी कुछ ऐसे भी हैं जो अधिकारी वर्ग में काम कर रहे हैं जिनका वेतन 60 से 70 हजार है। नियमित कर्मचारियों की बात कहें तो लगातार बात आ रही थी कि लंबे समय से एचआरए पुनरीक्षित नहीं हुआ है, अन्य जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, उनकी भी बात रखी गई, उनका भी समाधान हुआ। पेंशनरों की जो समस्याएं थी कि समय से डीआर नहीं मिलता है, उनकी भी बात रखी गई, प्रदेश सरकार द्वारा उनका भी समाधान किया गया। और ये 2016 से प्रदेश में पदोन्नति पे जो रोक लगी गई थी, प्रदेश सरकार से बात करके कि इसका निराकरण किया जाए, तो प्रदेश सरकार ने इसका भी निराकरण किया। हजारों लाखों कर्मचारी पदोन्नत हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्हीं विभागों में, उन्हीं ऑफिसों में, उन्हीं दफ्तरों में, उन्हीं नियमित संविदा कर्मचारियों के बीच में हमारा आउटसोर्स कर्मचारी जो काम कर रहा है, वो उसका केवल एक ही काम बचा है कि उनकी खुशियों में सम्मिलित होना, उनकी मिठाइयां खाना और अपना शोषण झेलना। भारतीय मजदूर संघ ने पूर्व से भी ये निर्धारित किया है कि अंत्योदय के मार्ग पर चलते हुए जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ है, अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, उसके जीवन के उत्थान के विषय में अगर सरकारें निर्णय नहीं लेती हैं, तो उसको मैं विकास के नाम पे जो भी काम चल रहा है उसको मैं पूर्ण रूप से नहीं मानता। अगर पूर्ण विकास की परिभाषा हम देखें तो उस प्रदेश के नागरिक, प्रत्येक नागरिक, जिस नागरिक की श्रेणी में आउटसोर्स कर्मचारी भी आते हैं, वो खुशहाली से अपना जीवन यापन करें, अपने परिवार को पोषण करने का काम करें, तभी ये संभव है कि इस प्रदेश को, इस देश को हम विकसित देश के रूप में देख सकते हैं। और इसी के तहत भारतीय मजदूर संघ की अभी 161वीं केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें भी केंद्र में निर्णय लिया गया कि आउटसोर्स कर्मचारी, ठेका कर्मचारियों को जो न्यूनतम वेतन है केंद्र का, जो वर्तमान में अभी 18,000 डीए मिलकर 21,000 मिलता है, उसको 30,000 किया जाए। साथ ही साथ जो श्रम कानूनों की जटिलता थी, लगभग 29 प्रकार के श्रम कानून, जो श्रम कानून आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं, उनकी जटिलता के कारण जो अधिकार उन श्रम कानूनों में दिए गए थे, उनके अधिकारों का लाभ नहीं मिल रहा था और आउटसोर्स कर्मचारियों का निरंतर अहित भी हो रहा। भारतीय मजदूर संघ ने मांग की इन श्रम संहिताओं को सरल बनाया जाए। एक ही विषय की 2-2 परिभाषाएं, अलग अलग कानून में अलग परिभाषाएं, तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, हम 4 श्रम संहिताएं बनाएंगे।
उन 4 समुदायों में जो सामाजिक सुरक्षा का विषय है, जिसको हम ईपीएफ, ईएसआई या फिर टर्नल बेनिफिट के रूप में देखते हैं, तो आज तक भारत के इतिहास में जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए तो सामाजिक सुरक्षा थी, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उन भाइयों बहनों की भी चिंता करते हुए भारतीय मजदूर संघ ने मांग की है कि अगर ठेला चलाने वाला भी व्यक्ति है उसकी भी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व तो अगर किसी का है तो वो सरकार का। साथ ही साथ भारतीय मजदूर संघ ये भी मानता है कि संवाद और संघर्ष हमारा जो रीति नीति है, हम संवाद के माध्यम से आरंभ करेंगे और जब बात नहीं मानी गई तो संघर्ष का जो उग्र रूप है उसको भी धारण करने का काम हम करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में कहा कि 1955 में स्थापना के समय से ही ये सुनिश्चित किया गया था कि राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। और श्रमिकों के लिए, श्रमिकों द्वारा बनाया हुआ संगठन, तो मैं प्रदेश सरकार से इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी जवाबदेही हमारे आउटसोर्स साथियों के साथ है और सरकारों का भी भारतीय मजदूर संघ उतना सहयोग करेगा जितना सरकारों की नीति श्रमिकों के पक्ष में होगी। आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकर इसका समाधान क्या है, तो समाधान के रूप में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से 1-2 प्रदेशों ने उत्तर प्रदेश में निगम मंडल बनाने का काम किया है और वो निगम मंडल में सामाजिक सुरक्षा, वेतन भत्ते, अधिकार सुरक्षित हो सके। जो एक बड़ी समस्या आउटसोर्स की है कि एक जो बिचौलिया ठेकेदार के रूप में काम करता है सबसे अधिक वो शोषण करता है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा के नाम पे अगर अधिकारी चाहे तो कल हमको निकाल देगा, ये व्यवस्था सभी समाप्त होना चाहिए। ऐसी सारे विषयों में गंभीरता से, गहनता से चिंतन करने के बाद 17 सूत्रीय मांग पत्र 17 नवंबर 2025 को हमने प्रदेश सरकार को सौंपा। और ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि भारतीय मजदूर संघ ने कोई विषय अगर सरकार के संज्ञान में डाला है तो भारतीय सरकारें भी जानती हैं कि भारतीय मजदूर संघ की शक्ति क्या है। उनका समाधान के लिए अभी मुझे जानकारी में आया है सामान्य प्रशासन विभाग में हमारा पत्र गया है कि इसकी समीक्षा की जाए, इसका समाधान कैसे। साथ ही साथ आउटसोर्स के लेके जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं यहां बनाई गई प्रदेश सरकार ने, सेड मैप और ये सब मैप करके, तो इनका भी हमने सरकार को बताया है कि सेड मैप से आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, आपको नीति बनाना ही पड़ेगी। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि आउटसोर्स कर्मचारियों की जो मूल मांग है, निगम मंडल एक्ट बनना, जिसमें सारे सामाजिक सुरक्षा और सब निहित हैं, वेतन भी निहित है, वो जब तक नहीं बन जाता है तब तक भारतीय मजदूर संघ पूरी सख्ती से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निरंतर संघर्ष करेगा। और आज ये इस संघर्ष का आज ये 1 दिवसीय प्रदर्शन है, उस संघर्ष का ये आगाज है। जैसा कि हमारे ठेका प्रभारी श्रीमान नायर जी ने बताया कि 17 अगस्त को हम जानते हैं कि भोपाल पहुंचने में पैसा भी खर्च होता है और अन्य असुविधा भी होती है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ की जो शक्ति है वो केवल इतनी नहीं है जो हजारों की संख्या में यहां बैठी है, लाखों की शक्ति है। उसका प्रदर्शन हम 17 अगस्त को जिला कलेक्टर के समक्ष 1 दिवसीय धरना के रूप में पूरे प्रदेश में करने वाले हैं। और उसमें आउटसोर्स हो, चाहे संविदा हो या अन्य पदाधिकारी हो, चाहे अंशकालीन हो, सभी कर्मचारी विभिन्न प्रकार के व्यवस्था में जो काम कर रहे हैं, जिनकी सामाजिक सुरक्षा, वेतन ठीक करने का काम सरकार को करना है, वो सभी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और उसके बाद अपनी शक्ति का एक केंद्रित परिचय देने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने आह्वान किया है कि लगभग 3 लाख कर्मचारियों के साथ पूरे भोपाल को घेराव करने का काम करेंगे। और मैं प्रदेश सरकार को ये भी कहना चाहता हूं
आपकी पीड़ा और जूझ दोनों को समझ सकता हूं। आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी ना हो, क्योंकि ज्यादातर हम देख रहे हैं आउटसोर्स की नौकरियां बढ़ती जा रही हैं। तो जब आउटसोर्स के कर्मचारी नियमित रोजगार के तहत काम कर रहे हैं, जो नियमित रूप का काम है वो काम कर रहे हैं, तो विभिन्न विभागों में जो क्लास 4 के पद हैं, जिनको कहीं डाइंग कैडर में या भर्तियां बंद कर दी गई हैं या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बदलाव करके वो पद समाप्त कर दिए गए हैं, प्रदेश सरकार से मैं ये भी मांग करता हूं कि एक ठीक से नीति बना के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं क्लास 4 के पद निकाल के उनको भी सृजित किया जाए। कुल मिला के आज जो आगाज आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन का हुआ है, ये जब तक समाधान नहीं होगा तब तक भारतीय मजदूर संघ बैठने वाला नहीं है। एक एक आउटसोर्स कर्मचारी की समस्या, उनके परिवार की समस्या भारतीय मजदूर संघ की समस्या, उनकी पीड़ा भारतीय मजदूर संघ की पीड़ा। और मैं इस बात को भी भली भांति अनुभव कर सकता हूं, क्योंकि जिसको संवेदना होगी वो अनुभव कर सकता है। और जो लंबे समय से जो मांगे चल रही उनकी समाधान नहीं हो रहे हैं, इसका कारण ये भी है कि विभागों में जिनको परमानेंट सरकार के रूप में हम मानते हैं, जो अधिकारी हैं, सचिवों के रूप में काम करते हैं, उनको कर्मचारियों से कोई संवेदना नहीं है। अगर कागज में एक लाइन गलत लिख दी है, उसको पकड़ के ही उनके आउटसोर्स कर्मचारियों के या नियमित कर्मचारियों के जीवन का क्या होगा, उसको ध्यान में न रखते हुए सीधा कार्रवाई करने का काम करते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ अपना काम करेगा। भविष्य में अगर भारतीय मजदूर संघ के संज्ञान में आया कि किसी की वेतन कम हुई है, हमने अपने आउटसोर्स के प्रतिनिधियों को भी बताया है कि नीतिगत तो बात सरकार से होगी, उसका समाधान भी होगा। विभाग स्तर पे भी हम बात करेंगे, विभाग स्तर के भी हम डाटा निकालेंगे कि कौन से विभाग में किस प्रकार से हम आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमित में नियोजन कर सकते हैं या नीति कैसी बन सकती है, विभागवार भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जो अधिकार, जो कानून है, जिनका हमको, जिनसे संरक्षण होता है, उन अधिकारों का हनन कोई लोकल में कोई अधिकारी करता है, तो आउटसोर्स कर्मचारियों को जो प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि एक एक छोटे से छोटा विषय, अगर एक आउटसोर्स कर्मचारी का भी विषय है तो वो भी भारतीय मजदूर संघ के संज्ञान में लेकर आए। एक कर्मचारी का भी शोषण नहीं होने देंगे। पूर्व में भी कुछ जानकारी आई है कि गलती करते हैं अधिकारी, लेकिन किसी को जवाबदेही तय करके दंडित करना है तो नियमित कर्मचारियों के लिए दंड करने का प्रावधान है कि जांच होगी और फिर उनका एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा या उनको चेतावनी दी जाएगी। लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए केवल एक ही दंड है, छोटा हो या बड़ा हो, कि उनको नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये प्रथा तत्काल सरकार को बंद करना पड़ेगी। अनुकंपा नियुक्ति की भी बात है, तो अभी प्रदेश सरकार में एक सीटीपीटी, क्या कौन सा एग्जाम है, वो कंप्यूटर काटन, सीटीपीटी नहीं है, सीपीसीटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहता है, जानता हूं ना। तो वो सीटीपीटी के आधार पर कर्मचारियों को निकालने का काम हो रहा है। उसके लिए भी मैं चेतावनी देता हूं कि प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों पर अंकुश लगाए और उनको पूरा अवसर दे सीटीपीटी करने का, और उस सीटीपीटी में शिथिलता भी प्रदान करे। अगर कोई अधिकारी कंप्यूटर में काम कर सकता है बिना सीटीपीटी के, तो हमारे कर्मचारी भी बिना सीटीपीटी के कंप्यूटर में काम करते हैं। ये आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ भी समस्या देखने में आ रही है कि कई बार इस प्रकार के एक कागज में कोई ऑर्डर बना दिया, सर्कुलर निकाल दिया कि आपको ये योग्यता नहीं है। ये नहीं देखा जा रहा है कि वो 15 वर्ष से उससे काम ले रहे थे, तब उसकी योग्यता नहीं देखी गई है। वो आपके विभाग में जिम्मेदारी से काम कर रहा है, उसकी योग्यता नहीं देखी गई। तो कागजों के आधार पर मनुष्य नहीं चलेगा, ये मैं सरकार को चेताना चाहता हूं। और हमारी कोई बड़ी मांगे नहीं है। जिस प्रकार से नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों की मांगों का सरकार ने समाधान किया है, जितना बजट फंड उनमें लगा है, उनका 1/10 बजट में ही हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों का समाधान होने वाला है। तो अभी क्योंकि आज अवकाश का दिन है, आज ही हम मुख्यमंत्री जी से बैठते साथ,
लेकिन वहां से सूचना आ गई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में शीघ्र ही सरकार के साथ एक बैठक होगी और उस बैठक में भारतीय मजदूर संघ पूरी शक्ति के साथ बातचीत करेगा। ऊर्जा विभाग की चूंकि यह संख्या है तो ऊर्जा विभाग को भी सूचना थी कि आउटसोर्स कर्मचारी बिजली विभाग के आने वाले हैं और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आने वाले हैं, तो ज्ञापन देने उनको नहीं जाएंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री से भी हमारी बात हुई है, मैं उनकी शीघ्र उनको स्वास्थ्य लाभ मिले ऐसी मैं कामना करता हूं। वो लंबे समय से अस्वस्थ हैं, इलाज करा रहे हैं, वो जैसे ही भोपाल में आएंगे उनके साथ भी बैठेंगे। आज उनका प्रतिनिधि भी अभी सूचना आई है कि अपना ज्ञापन लेने आ रहा है और उन ज्ञापन शीघ्र ही प्रदेश सरकार को, विभाग को पहुंचा दिया। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि जो एकजुटता का परिचय हमने पूरे प्रदेश में, ये एकजुटता ऐसे ही नहीं हुई। मैं निरंतर देखता हूं हमारे संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं अपना समय लेकर और ऐसी व्यवस्था में, आउटसोर्स में ऐसी व्यवस्था में है कि उनको छुट्टी नहीं, जिस दिन वो नौकरी नहीं जाएंगे उस दिन का वेतन कटेगा। बादल आ गए हैं। फिर भी एक एक महीने का समय निकाल के अपने लोगों के बीच में जाना, उनको संगठित करना, उनका जन जागरण करना, ऐसा काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं। और जो संगठित होने का काम आपने किया है, आज जो हजारों की संख्या में आज यहां संगठित हुए हैं, आप सभी भी अपने अपने क्षेत्रों में जाके केवल एक ही आह्वान करना कि भारतीय मजदूर संघ ने आउटसोर्स का जो बेड़ा उठाया है उसका जब तक समाधान नहीं होगा, हम भारतीय मजदूर संघ के साथ निरंतर जो जो आह्वान होंगे उसमें पूरी सहभागिता करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय मजदूर संघ की जो रीत नीति है उसमें केवल ट्रेड यूनियन के नाते हम संगठन नहीं चलाते। हमारे समाज में संगठन के माध्यम से क्या योगदान चाहिए, होना चाहिए, वही भी सुनिश्चित करते हैं। चाहे वो कुटुंब के विषय हों, समाज के विषय हों, नागरिक कर्तव्य के विषय हों, पर्यावरण के विषय हों, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें भारतीय मजदूर संघ का समाज में योगदान ना हो। और आज मुझे ये कहते हुए भी और मुझे महसूस करते हुए भी गौरव की अनुभूति होती है कि मैं एक भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के नाते, जो परमानेंट दायित्व रहता है कार्यकर्ता, उसके नाते मैं निरंतर काम कर रहा हूं। तो यह भी संकल्प है कि जीवन पर्यंत एक भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। वही मैं आह्वान आप सभी से करता हूं, एक भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के रूप में आप भी अपने आप को स्थापित करें और अपने क्षेत्र में जो आउटसोर्स कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसके समाधान में योगदान दें। तो मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये आश्वस्त करता हूं, चाहे वो समस्त प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों का विषय हो, प्रदेश सरकार से वार्ता करके निगम मंडल और एक्ट बने उसका काम करेंगे। दूसरा, विभाग स्तर पर जो जो सुविधाएं हो सकती हैं उनको भी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ जो लेबर कोड में एक बड़ा सुधार हुआ है, जो हम कह रहे हैं कि न्यूनतम वेतन रिवाइज करने का विषय है, एक केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। एक तो हर 5 वर्ष में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित हो, इसको सुनिश्चित केंद्र सरकार करे। साथ ही साथ ये भी देखने में आ रहा था कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग न्यूनतम वेतन है। मध्य प्रदेश में तो भी ठीक है, और राज्य हम देखेंगे, उड़ीसा है और है, अन्य राज्य हैं, तो उन राज्यों में जब हम देखेंगे तो न्यूनतम वेतन यहां से भी कम है। इसका कारण ये था कि लेबर के विषय कॉन्करेंट लिस्ट में होने के नाते प्रदेश सरकार को भी ये अधिकार रहता है कि अपने लिए नियम बनाए। लेकिन केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए ठेका श्रमिकों के पक्ष में ये सुनिश्चित किया है कि केंद्र सरकार एक नेशनल लेवल फ्लोर वेज निर्धारित करेगी और कोई भी प्रदेश सरकार उससे नीचे न्यूनतम वेतन नहीं रख सकते। भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि वो नेशनल लेवल फ्लोर वेज जो केंद्र सरकार, भारत सरकार का जो श्रम विभाग निर्धारित करने वाला हो वो उचित हो, जो भारतीय मजदूर संघ की मांग है उस हिसाब से हो, ताकि जो न्यूनतम वेतन प्रदेश के हैं उसके नीचे नहीं रहते हुए हमारे समुचित लाभ जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को मिले। तो रिचार्ज करवाया। तो ऐसे समग्र
बैस लेऊंगा भाई से। एक एक सारे बिल लगा देना। विषय, छोटे से बड़ा विषय, सभी विषयों पे लगातार भारतीय मजदूर संघ आप सभी के साथ खड़ा हुआ है। ये भी संज्ञान में आया है। कुछ मीटर रीडर, स्मार्ट मीटर आ गए, स्मार्ट हो गए तो मीटर रीडर मनुष्य को हटा देंगे। तो निश्चित रूप से तकनीक का परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन कंपनियों को, सरकार को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो नौकरी कर रहा था, जिसको रोजगार आपने दिया था, उससे उसका परिवार चलता है, उसके बच्चे उससे पढ़ रहे हैं, उसके वृद्ध माता पिता हैं, तो मीटर रीडरों की भी समस्या मेरे संज्ञान में आई है। उसके संबंध में भी शीघ्रता से मैं बात करूं। तो इसी आह्वान के साथ कि निगम मंडल बने, आउटसोर्स कर्मचारियों का एक्ट बने, वेतन ठीक हो, और जब तक ठीक नहीं होते निरंतर हम संघर्ष करेंगे। भारत माता की उद्घोष के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की।